हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सदैव रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्वोक्त में मैं आप सभी के सामने नेशनल हेल्थ मिशन की विभिन्न पाठ्य कोर्स के लिए विभिन्न सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, एनएम, जेएनएम, डी फार्मा इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चंस लेते हैं कि सूखा रोग किस की कमी के कारण से होता है। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से कारण से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इसकी डी की कमी से जो विटामिन डी है, इसी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। ठीक है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वासरकोर किसकी कमी के कारण से हो रहा है? जो क्वासरकोर है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाले दो रोग हैं। एक तो क्वासरकोर है, दूसरा है मेरस्मस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वासरकोर के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो क्वासरकोर होता है इसके लक्षण जो है भूख की कमी होगी, और दूसरे साथ साथ जो है क्या बोलते हैं, दस्त भी आ सकता है। ऐसे पेशेंट में डायरिया की भी लक्षण होंगे, जिसके कारण से प्रोटीन का एसिमिलेशन नहीं हो पाता है और जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण, तो बॉडी में नहीं लग पाता है। तो क्वासरकोर और मेरस्मस। दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूखा रोग के लक्षण क्या है। देखिए, जो सूखे रोग का लक्षण है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो वजन है इसका बच्चों में वजन का बढ़ना रुक जाता है। दूसरा है मांसपेशियों का जो है वो क्षरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय क्या बोलते हैं, सामान्य लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बच्चों की लंबाई होती है, कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ऑप्शन 100 सेंटीमीटर दिया है, 96 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं कि एक वर्ष में सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो एक वर्ष में बच्चे की जो सामान्य लंबाई हो जाती है लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला देखते हैं, अगर 3 वर्ष की बात करते हैं तो 3 वर्ष में ये जो है 96 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, 96 सेंटीमीटर ये एक वर्ष में, ये बर्थ के समय है, और ये 3 वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो 103 सेंटीमीटर हो जाती है। 4 वर्ष में 103 सेंटीमीटर हो जाती है। कितने? 4 ईयर के बच्चे में। अगला देखते हैं कि जन्म के समय बच्चों का वजन कितना होता है? तो लगभग 2.5 ग्राम, हमने आपको बताया भी है, 2.5 से 3.5 ग्राम तक बच्चों का वजन होता है। तो लगभग 2.5 ग्राम वजन। ओके, आगे आप लोगों को फिर क्वेश्चन करवाते हैं कि 3 महीने के बच्चे का सामान्य वजन कितना होता है? जो 3 महीने का सामान्य बच्चा होता है उसका सामान्य वजन करीब करीब 5 किलोग्राम होता है। अगला देखते हैं कि 1 साल के बच्चों का सामान्य वजन कितना होता है? तो 1 साल के बच्चे का सामान्य वजन 7.5 किलोग्राम होता है। 2 साल के बच्चे का सामान्य वजन 10 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, यौन आरंभ अवस्था कितने किलो प्रति मतलब जो यौन आरंभ अवस्था है, यानी कि जो मतलब जब व्यक्ति यौन होता है तो उस समय मतलब वर्ष कितना वजन बढ़ता है, प्रति वर्ष कितना वजन अगर उस देखा जाए तो उस समय यौनावस्था में प्रति वर्ष वजन कितना बढ़ता है? तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ष बढ़ता है। ठीक है ना, कितना बढ़ जाता है? एक औसत में 2 किलोग्राम प्रति वर्ष जो है बच्चों का वजन, लड़कों का वजन जो है, जो यौनावस्था में रहते हैं उनका वजन जो है करीब 2 किलोग्राम बढ़ने लगता है। ओके, आगे हम क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म के समय सिर पर जो घेरा होता है कितने सेंटीमीटर का? सिर का जो घेरा होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है? जो सर पे जो घेरा होता है जन्म के समय, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लगभग होता है 35 सेंटीमीटर। हेड है, हेड का जो घेरा होता है जन्म के समय सिर का घेरा कितने सेंटीमीटर होता है? अबाउट 35 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, जन्म के समय छाती का घेरा, यानी चेस्ट की बात कर रहा है, वो चेस्ट की बात कर रहा है, तो ये करीब करीब होता है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट की बात कर रहा है बर्थ के समय। कौन से माह में सिर व छाती का घेरा समान हो जाता है? देखिए, यहाँ 35 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, यानी कि 7 to 9th मंथ में। कब? 7 to 9 मंथ में, जब बच्चों का जो है ये जो सर का घेराव है और ये इसका घेराव है, दोनों
बराबर हो जाता है 7 से 9 मंथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छाती का घेरा सिर के घेरे से कब ज़्यादा हो जाता है। ये 2 से 2.5 वर्ष का जब बच्चा होता है, 2.5 वर्ष का, करीब 2 से 2.5 वर्ष का, तब जो है चेस्ट जो है काफ़ी चौड़ा हो जाएगा और सर जो है वो छोटा हो जाता है। ओके, इसका डायमीटर। अगला देखते हैं हम कि पुरुष को सामान्य काम करने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसी भी पुरुष को अगर सामान्य कार्य किया जाए करता है वो, तो उसको 2800 किलो कैलोरी कितनी है, 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है डेली। अगर सामान्य उसकी गतिविधियां हैं तो सामान्य गतिविधियों को संपादित करने के लिए उसको जो है करीब करीब 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की और आवश्यकता होती है। अगर वो भारी काम कर रहा है तो कितना होता है, करीब करीब 1100 किलो कैलोरी और बढ़ा लीजिए, करीब करीब मान के चलिए कि 39 किलो कैलोरी या फिर कहते हैं 4000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर हल्का काम कर रहा है तो भी उसको 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। महिला को हल्का काम, महिला को थोड़ा सा कम होता है, ये करीब करीब 1900 किलो कैलोरी। अगर हल्का काम करती है कोई फीमेल तो उसको 1900 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सामान्य काम करती है अगर तो उसको करीब करीब 2200 किलो कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत होती है। और भारी काम अगर करती है तो मान के चलिए कि उसको करीब करीब 3000 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरीके से आगे देखते हैं कि लेथेरिज्म क्या है। तो लेथेरिज्म एक जो है ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। लेथेरिज्म होता है, कैसे होता है, केसरी दाल से होता है। और क्या है, एर्गोटिज्म क्या है, एर्गोटिज्म में होता है कि शरीर में बार बार उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आता है, शरीर के जो जोड़ होते हैं इसमें दर्द होता है और रक्त का बहना भी प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर 0 से 3 माह का बच्चा है उसको कितनी किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो 120 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगला देखते हैं 6 माह से 9 माह के बच्चे को देखा जाए तो अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं 120 कैलोरी है तो थोड़ा सा कैलोरी इसका बढ़ जाएगा, यानी कि 100 क्या बोलते हैं क्योंकि 6 माह की बात कर रहे हैं तो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत थोड़ा सा हो जाएगा, 110 किलो कैलोरी की ज़रूरत होगी, सॉरी। हाँ, एक वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 114 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, करीब करीब 81 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अल्मा एटा कब घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अल्मा एटा घोषित कब की गई है। अल्मा एटा सितंबर 1978 में कब घोषित किया गया है, सितंबर 1978 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मा एटा जो है ये 1978 में जो है घोषित की गई है। अगला देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदिवासी व पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है। देखिए करीब करीब 20,000 जनसंख्या पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे कि आदिवासी और जो पहाड़ी क्षेत्रों पर खोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गैर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है। ये करीब करीब 30,000 जो है जनसंख्या जब होती है तो वहाँ पर खोला जाता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्र पर कितने खोला जाता है, ये करीब करीब 3000 हो गया। आगे फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संसद द्वारा कब पारित की गई थी। ये 1983 में संसद के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है पारित किया गया था 1983 में। सन 1995 में जन्मे प्रति 1000 शिशुओं में मृत्यु दर कितनी थी। 1995 में जो 1000 शिशु का जन्म हुआ था उसमें मृत्यु दर कितनी थी, तो करीब करीब 80 बच्चे की डेथ हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी को करवा रहे हैं हम। गांव में कितनी जनसंख्या पर स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन देने के हेतु जो दाइयाँ प्रशिक्षित दाइयाँ होती हैं वो होती हैं 1000 जनसंख्या पर कितनी होती है। यह राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन में पूछा गया है क्वेश्चन।
आगे देखते हैं कि मार्च 2007 से देश में कितने उपकेंद्र काम कर रहे हैं। तो 14,000 क्या बोलते हैं, ये मान कितने 14 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1,45,272। ठीक है, 1,45,272 इतने। ओके, जब इस सिस्टम से आया आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो मतलब कह सकते हैं 14,05,272। ओके, 14,05,272 जो है इकाइयाँ जो है काम कर रही हैं, पूरे जो है देश की बात वो कर रहा है ना। आगे देखते हैं मार्च 2007 में देश में कितने पीएचसी हैं। तो है 23,370 पीएचसी हैं। कितना है 22,370 पीएचसी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका प्रभारी कौन होता है। तो चिकित्सा अधिकारी, जिसको एमओ बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका 20 से 30,000 जनसंख्या पर खोला जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है। करीब करीब आपका मान के चलिए कि 10 लाख जनसंख्या पर खोला जाता है। 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख जनसंख्या पर खोला जा सकता है। ओके, आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भोरे समिति का गठन कब किया गया था। देखिए, भोरे समिति जो आई थी वो 1943 में आई थी। भोरे समिति का गठन जो है कब किया गया था, 1943 में किया गया था। ये एम्स जयपुर में पूछा गया है। ओके, आगे फिर देखते हैं कि भोरे समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल सेवा मुहैया कराने के वाली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत करी थी। तो आपको ये खोला गया था 1943 में। और दूसरा चीज़, ये जो रिपोर्ट प्राथमिक स्वास्थ्य को देखभाल करने की जो रिपोर्ट भोरे समिति ने लगाई थी, ये प्रस्तुत की गई थी 46 में। ठीक है, 1946 में कब प्रस्तुत किया गया था, 1946 में। ये भोरे समिति ने रिपोर्ट कब किया था, 1946 में, 1946। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कौन करवाता है। तो ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है वही जो है ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल का सेवा जो है वो आसानी से मुहैया करवाता है। ओके, अगर देखा जाए प्राथमिक स्तर या प्रथम स्तर पर स्वास्थ्य का देखभाल सेवा कौन मुहैया करवाता है, तो ब्लॉक जो है वो, और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक उपकेंद्र। ब्लॉक स्तर पर जो प्राथमिक केंद्र बच्चा बना हुआ है और जो ग्रामीण स्तर पर उपकेंद्र बनाए गए हैं, ये दोनों करवाते हैं। द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य का देखभाल कौन करता है, तो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जिला अस्पताल, ये दोनों हैं। तृतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आपका जिला चिकित्सालय और चिकित्सा महाविद्यालय या विशेषज्ञ, तो यहाँ पर हो जाएगा चिकित्सा महाविद्यालय व विशेषज्ञ जो है हॉस्पिटल का। आगे देखते हैं हम, भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना ब्यूरो का कब गठन किया था। तो योजना ब्यूरो का जो गठन हुआ था 1965 में योजना आयोग ब्यूरो का गठन हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना ब्यूरो का गठन किया था। अगला देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा कब किया गया था, 9 अगस्त 1952 में। कब किया गया था, 9 अगस्त 1952 में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कब स्थापित की गई, ये है 1911 में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली में 1911 में स्थापित की गई। ओके, अगला देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो कब स्थापना हुई उसकी, वो 1961 में हुआ है। ओके, अगला देखते हैं कि ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर संस्था होती है। स्थानीय शासन संस्था, स्थानीय स्वशासन, गैर स्थानीय जो है संस्था, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण स्तर की संस्था होती है। अगला देखते हैं कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अनुसार गांव स्तर की संस्था है वो कौन सी है, पंचायत है। ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था है, ये पंचायत समिति है। और जिला स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर जिला परिषद ही होता है। अगला देखते हैं कि गांव स्तर पर पंचायती राज्य मिलकर बनता है, किससे, ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से,
ग्राम सभा से ही बनता है, न्याय पंचायत से बनता है, ग्राम पंचायत से बनता है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है? ये आपका 5000 से 15000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये सब डिस्कस करने हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो है विजिट करना है, और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम के जो है न्याय पंचायत, इन सभी जगहों पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके संदर्भ में ये सारे क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको आना चाहिए। अगला देखते हैं कि निम्न में से अति जोखिम वाली महिलाएं हैं। जिन महिलाओं को मतलब एनीमिया होता है, या छोटी उम्र में विवाह करने से, छोटी उम्र में महावारी, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल छोटी उम्र में महावारी से भी दिक्कत हो सकती है, छोटी उम्र में विवाह करने से भी दिक्कत होता है, और रक्ताल्पता से जो पीड़ित हुई महिलाएं होती हैं, जो एनीमिक होती हैं, उनके लिए भी दिक्कत होता है। निम्न में से अति जोखिम वाली महिलाएं नहीं हैं: बार बार गर्भवती होना, कम ऊंचाई वाली, खराब प्रसव इतिहास वाली, सामान्य ऊंचाई वाली। जो सामान्य ऊंचाई वाली होती हैं ये महिलाएं जोखिम नहीं हैं। ओके, अगला देखते हैं कि प्रसवकालीन मृत्यु दर का कारण क्या है। जो प्रसवकालीन मृत्यु दर का कारण है, नंबर 1 जन्म के समय संक्रमण का हो जाना, दूसरा क्या है मानसिक आघात का होना, और श्वसन रोग का भी होना, वजन कम होना। ये सारे ऑप्शंस हैं। अगला देखते हैं प्रसव पूर्व जांच को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं आपको एंटीनेटल केयर। क्या बोलते हैं? ANC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANC, इसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। ठीक है, ANC बोलते हैं एंटीनेटल केयर। प्रसव पूर्व जो जांचें की जाती हैं, एंटीनेटल केयर। अब मातृत्व दर याद करने का सूत्र क्या है? जो मातृत्व दर याद करने का सूत्र है वो है गर्भवती में 42 दिनों के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो गई है, अपान उस क्षेत्र में उस वर्ष में जीवित महिला की मृत्यु की कुल जनसंख्या इंटू 1000, ये इस तरह से मातृत्व दर को निकाला जाता है। अगला देखते हैं गर्भवती महिला को गर्भपात के दौरान तीसरी जांच कब दी जाती है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान तीसरी जांच जो की जाती है वो मान के चलिए आपका 3 3 6 3 का 9, यानी कि आपका हो जाता है 36वें सप्ताह में। कब दिया जाता है? 36वें सप्ताह में। टोटल 3 बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला जाता है USG के लिए। ओके, अगला देखते हैं कि आपको गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पहली जांच कब कराई जाती है। तो पहली जांच जो कराई जाती है 20वें सप्ताह में कराया जाता है। अगला देखते हैं गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पहली जांच जो है 20वें सप्ताह में कराई जाती है। दूसरी जांच कब कराई जाती है? दूसरी जांच आपको कराई जाएगी 32वें सप्ताह में। ओके, और तीसरी जांच कब कराई जाती है वो आपको बता ही दिया हमने, 36वें सप्ताह में। ठीक है, 3 जांच कराई जाती है। अगला देखते हैं गर्भवती महिला की पहली तिमाही में कितना वजन बढ़ जाता है। तो पहली तिमाही में करीब करीब 1 किलोग्राम उसका वजन जो है प्रेग्नेंट लेडी का बढ़ जाता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से अति जोखिम वाली महिलाएं हैं। 15 वर्ष से कम अगर फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट हो जाए। दूसरा है जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली, और तीसरा है 2 वर्ष से कम अंतराल वाली महिला या उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी ऑप्शन सही हैं इसमें, यानी कि सभी सारी महिलाएं जोखिम कारक हैं। इनके हेल्थ को प्रभावित हो सकते हैं। जो 15 वर्ष से कम हैं वो अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनके लिए दिक्कत है। जुड़वा जन्म लेने वाली महिला भी जो है रिस्केबल होती हैं। इसके साथ साथ 2 वर्ष से कम अगर का अंतराल है बेबी का, तो भी उनके लिए एनीमिक होने का या फिर इन सब विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनको लगने का डर रहता है। गर्भवती महिला को रोज़ कैलोरी और प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? देखिए, उनको 300 कैलोरी 14 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की अंतिम मासिक अवधि क्या कहलाती है? तो उनको पहले दिन से 2080 दिन तक। ठीक है दोस्तों, आगे हम आप अगले वीडियो में आपको एम्ब्रियो के बारे में बताएंगे, भ्रूण के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र LT ग्रेड, LT STS इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है,
और एनएम जेएनएम डी फार्मा इन सब के क्वेश्चंस के अनुसार ये सीएचओ के जो एग्ज़ाम होते हैं इन सब के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।